Hello everyone. This is the second part of Junior Engineer Departmental Exam 2022 of Irrigation Department, Uttar Pradesh. As the medium of the examination will be in Hindi, I will also explain everything in Hindi also. In previous lecture, I had explained the difference between surveyor and prismatic compass. So now let's move further. The next question is स्थानीय आकर्षण या लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, इसका पता कैसे लगाया जाता है, स्पष्ट उत्तर दें। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि स्थानीय आकर्षण या लोकल अट्रैक्शन से क्या मतलब है। तो जब हम कंपास सर्वे करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, सर्वेयर हो या प्रिज्मेटिक हो, तो कंपास सर्वेक्षण में जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है, तो वो अगर हम मैग्नेटिक निडल को ऐसे फ्री अवस्था में छोड़ें तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक निडल किसी चुंबकीय वस्तु के संपर्क में आती है या उसके क्षेत्र में आती है, तो ये अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, उससे कुछ डिफ़र कर जाती है। मतलब कि वो चुंबकत्व के प्रभाव में आकर विचलित हो जाती है। इसी को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। इसके कारण क्या हैं? इसके कारण ये हैं कि किसी मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल के आसपास कोई ऐसी वस्तु का आ जाना जो उसको प्रभावित कर सके, जैसे कि मेटल की कोई वस्तु, लोहा, लोहे से बना कोई सामान, बेल्ट जिसमें कि लोहे का बक्कल लगा हो। तो इसीलिए कि जो सर्वेयर होते हैं, जो कंपास का सर्वे करते हैं, वो मेटल की कोई चीज़ें नहीं पहनते हैं। उसके आसपास रेलवे लाइन, ट्रेन, बस या फिर संचार की कोई भी लाइनें नहीं जानी चाहिए। इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका पता ऐसे लगाया जाता है कि जो बैक साइड और फोर साइड का जो डिफरेंस है वो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। 180 डिग्री से मतलब ये होता है कि एक सीधी रेखा का एंगल होता है 180 डिग्री, सरल रेखा का 180 डिग्री एंगल होता है। यदि कोई जैसे कि दो रेखाएं अगर सरल रेखा में होंगी जो ऐसे जुड़ रही हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। जैसे कि हम ये जानते हैं 90 डिग्री पे ये इसके लंबवत होती है, लेकिन 180 डिग्री पे ये 90 + 90 हो गया, तो ये 180 डिग्री पे ये एक सीधी रेखा बनाएगी। ठीक है, तो बैक साइड और फोर साइड के डिफरेंस अगर 180 डिग्री है तो ये लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगी, और 180 से अधिक या 180 डिग्री से कम है इसका मान आता है, तो फिर यहाँ पे या तो एक स्टेशन या फिर दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से ग्रसित होंगे। अब हम अपने आंसर को लिखते हैं। स्थानीय आकर्षण चुंबकीय सूचिका के आसपास में उपस्थित चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तुओं के कारण सूचिका में होने वाले विचलन को स्थानीय आकर्षण कहते हैं। हमें बस इतना ही लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 चीज़ें पूछी हैं, तो हम तीनों चीज़ें लिखेंगे। अगला है स्थानीय आकर्षण के कारण स्वतंत्र अवस्था में चुंबकीय सुई यामोत्तर की दिशा को दर्शाती है, परंतु दिक्सूचक के आसपास चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तु जैसे लोहे का सामान, रेल की पटरी, विद्युत संचरण लाइन आदि उपस्थित होते हैं तो चुंबकीय सूचिका अपनी सही दिशा से विचलित हो जाती है। ये इसका कारण हो गया। स्थानीय आकर्षण की जांच, किसी स्थान पर स्थानीय आकर्षण की जांच किसी रेखा के अग्र व पश्च द्विमानों के अंतर को ज्ञात करके लगाया जा सकता है। यदि दोनों द्विमानों का अंतर 180 डिग्री है तो दोनों स्टेशन स्थानीय आकर्षण से मुक्त हैं। यदि यह अंतर 180 डिग्री से कम अथवा ज़्यादा है
तो दोनों स्टेशनों में से कोई एक अथवा दोनों स्टेशन स्थानीय आकर्षण से प्रभावित हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फसलों को पानी देने की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स। तो फसलों को पानी देने की विधियों को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो फसलों को पानी हम कैसे दे सकते हैं? हमारे खेतों में हम पानी को 3 तरह से दे सकते हैं। या तो खेतों के ऊपर हम पानी प्रवाहित कर दें, या तो खेत की ज़मीन के अंदर हम प्रवाहित कर दें किसी तरीके से, या फिर हम उसे ऊपर से बौछार करा के कर दें। तो फसलों को पानी देने की 3 तरह से हम पानी दे सकते हैं। ये विधियाँ क्या हैं, इन पर बात करते हैं। फसलों को पानी देने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। सतही सिंचाई विधि मतलब सरफेस इरिगेशन, अधस्थल सिंचाई विधि सब सरफेस इरिगेशन, छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। तो तीनों सिंचाइयों में क्या अंतर है, हम इसके बारे में बता दें। सतही सिंचाई विधि, इस विधि में पानी खेत के एक छोर से छोड़ा जाता है जो अपने गुरुत्व प्रवाह के कारण भूमि की सतह पर बहता हुआ खेत के दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। इस विधि में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन या अधस्थल सिंचाई विधि। इस विधि में भूमि के नीचे 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई पर छिद्रित पाइप उचित अंतराल पर बिछाए जाते हैं। इन पाइपों में मुख्य पाइप द्वारा पानी भेजा जाता है जो छिद्रों से निकलकर पौधों की जड़ों को सींचता है। इस प्रकार की सिंचाई में पानी कम वेस्ट होता है। अगला है छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि या स्प्रिंकलिंग इरिगेशन मेथड। इस विधि में पूरे खेत में उचित अंतराल पर भूमि के नीचे अथवा कुछ ऊपर पाइप बिछाए जाते हैं। इन पाइपों पर उचित दूरी पर नोजल लगाए जाते हैं। पाइपों में पानी उचित दबाव पर भेजकर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। पाइपों की आपसी दूरी 10 से 15 मीटर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रवाह सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन फ्लो एंड स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। प्रवाह सिंचाई, छिड़काव सिंचाई। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बहुत श्रिंक करके लिखे हैं जिससे थोड़ा सा मैं समय बचा सकूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोग इस बात को पूरा लिखेंगे। प्रवाह सिंचाई में जल नियंत्रण कठिन होता है और छिड़काव सिंचाई में जल नियंत्रण करना प्रवाह सिंचाई की अपेक्षा आसान होता है। आप लोग इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पूरा सेंटेंस लिखेंगे। मैंने यहाँ पे केवल पॉइंट्स बना के लिखे हैं जिससे थोड़ा सा समय बचाया जा सके और आपको आसानी से समझ आ सके। तो डिस्कस करते हैं। प्रवाह सिंचाई में जल नियंत्रण कठिन होता है जबकि छिड़काव सिंचाई में जल नियंत्रण आसान होता है। प्रवाह सिंचाई में पानी को एक छोर से छोड़ दिया जाता है और वो फ्लो होता रहता है। छिड़काव सिंचाई में जल नियंत्रण इसलिए आसान होता है क्योंकि ये एक परफेक्ट दाब पर छिड़काव किया जाता है। ये यांत्रिक विधि है। दूसरा, सिंचाई प्रक्रिया सीधी व सरल होती है। तो फ्लो इरिगेशन में कोई कमांड करने की आवश्यकता नहीं होती है। पानी अपने गुरुत्व के प्रभाव पर ग्रेविटेशनल फोर्स से बहता रहता है। छिड़काव सिंचाई में पंप द्वारा उचित दबाव पर पानी भेजने की कारण प्रक्रिया थोड़ी कठिन होती है। प्रवाह सिंचाई में कोई मैकेनिज्म नहीं यूज़ करना पड़ता, इस वजह से ये एक सस्ती सिंचाई प्रणाली है, जबकि छिड़काव सिंचाई एक महंगी प्रणाली है क्योंकि इसमें पावर, पंप और मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होता है।
प्रवाह सिंचाई में विशेष अनुरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि छिड़काव सिंचाई में पाइप, नोजल व पंपों की लगातार देखभाल करनी पड़ती है। प्रवाह सिंचाई की लंबी आयु वाली और स्थायी एक स्थिर प्रणाली है। इसमें पाइप चौक हो जाते हैं तथा टूट फूट की संभावना बनी रहती है। प्रवाह सिंचाई में उर्वरक को खेतों में अलग से डालना जाता है, जबकि छिड़काव सिंचाई में उर्वरक को पानी में मिला दिया जाता है और बौछार करने पर ये उर्वरक खेतों पे स्वतः ही मिल जाते हैं। प्रवाह सिंचाई एक सामान्य सिंचाई विधि है, जबकि छिड़काव विधि एक उत्तम अच्छी सिंचाई विधि है। अगला क्वेश्चन है नलकूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल। नलकूप के 3 प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन को इस एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए पूछा गया था, पर मैं इसे ऐसा बना रहा हूँ, मैं ऐसा एक्सप्लेन किया हूँ कि ये अगर 10 नंबर में आएगा तो भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल नलकूप के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसे ही एक्सप्लेन करके अपना समय बचाएंगे। नलकूप, जब अवभूमि की अनेक जलधारी परतों को भेद कर उसमें पाइप व स्ट्रेनर डालकर यांत्रिक विधि से पानी खींचा जाता है, तब इसे नलकूप कहते हैं। नलकूप 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेनर नलकूप या स्ट्रेनर ट्यूबवेल, कोटर नलकूप या कैविटी ट्यूबवेल, झिरीदार नलकूप या स्लॉटेड ट्यूबवेल। 3 तरह के कौन से हो गए? स्ट्रेनर, कैविटी, स्लॉटेड। स्ट्रेनर, कैविटी, स्लॉटेड। इनको हम हिंदी में बोलेंगे स्ट्रेनर नलकूप, कोटर नलकूप और झिरीदार नलकूप। अगर 2 नंबर में आता है तो हम यहाँ तक करके ही इसे ख़त्म करेंगे। हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। स्ट्रेनर नलकूप। स्ट्रेनर नलकूप, इस नलकूप में भूमि की अनेक पारगम्य तथा अपारगम्य परतों को भेदा जाता है। पारगम्य परतों के सामने छिद्रित पाइप लगाए जाते हैं, छिद्रित पाइप मतलब कि स्ट्रेनर, तथा अपारगम्य परतों के सामने साधारण ब्लाइंड पाइप डाले जाते हैं। छिद्रित पाइप के कारण पानी अंदर आ जाता है तथा बालू के कण बाहर ही रह जाते हैं। ये स्ट्रेनर नलकूप था। यहाँ पर पारगम्य और अपारगम्य परत क्या है? पानी जिस लेयर से पानी एक लेयर से दूसरे लेयर तक जा सकता है उसे पारगम्य लेयर कहते हैं, पर जहाँ पर पानी एक लेयर से दूसरे लेयर जा नहीं पाता है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, उस लेयर को अपारगम्य लेयर कहते हैं। कोटर नलकूप या कैविटी ट्यूबवेल, यह एक प्रकार का साधारण नलकूप है जिसमें कोई स्ट्रेनर नहीं लगाया जाता है। इसमें पानी कुएं की तली में बनी कोटर से प्राप्त किया जाता है। इसमें केवल एक ही जलधारी परत से पानी प्राप्त किया जाता है। कोटर नलकूप में इसको एक तरह का आप एक कुआं ही समझ लें, तो इस कुएं में जो ये कैविटी बन जाती है, ऐसी ये इसमें जो पानी भरा होता है इसको पाइप के द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। बस इसमें सिर्फ एक लेयर पे ही पानी से निकाल लिया जाता है, और जब इस लेयर में पानी ख़त्म हो जाता है तो हम बोर को और नीचे ले जाके और गहरा खोद कर फिर हम दूसरी लेयर से पानी खींचते हैं। अगला है झिरीदार या स्लॉटेड ट्यूबवेल। इस प्रकार के नलकूप में जलधारी तह के सामने साधारण स्ट्रेनर के स्थान पर झिरीदार पाइप लगाया जाता है तथा झिरीदार पाइप के बाहर 0.5 mm से 2.5 mm माप की बजरी भर दी जाती है, जिसे श्राउडिंग कहते हैं। श्राउडिंग
एक प्रकार से फिल्टर का कार्य करती है। तो ये भी एक तरह से स्ट्रेनर का ही कार्य कर रहा है, पर इसमें ये अधिक गहराई के लिए यूज होते हैं। और इसके ये जैसे कि झिरी कटी है अगर नीचे, तो इस झिरी के अगल बगल हम बजरी भर देते हैं, तो पानी इस बजरी की लेयर से होकर जाता है, तो ये फिल्टर होके साफ पानी ऊपर पाइप में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है पारगामी जल निकास निर्माण के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब है हमें ड्रेनेज को कैसे क्रॉस कराना है। अब ड्रेनेज को हम क्रॉस कहाँ कराएंगे? ड्रेनेज को हम ऐसी जगह क्रॉस कराएंगे कि हमारी जो नहर है वो किसी रास्ते में पड़ने वाले नाले, नदी, सड़क, इन चीज़ों को पार करती है। तो ये 3 तरह से पार कर सकती है। मान लीजिए कि हमारी ये जो नहर है इसका तल अगर ऊंचा है, या तो इसका तल ऊंचा होगा नाले के तल से, या तो इसका तल नाले के तल से नीचा होगा, या फिर इसका तल नाले के तल के बराबर ही होगा। तो इन कंडीशंस में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे निर्माण कार्य करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो पारगामी जल निकास कार्य निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जल सेतु या एक्वाडक्ट, दूसरा ऊर्ध्वलंघक या सुपर पैसेज, तीसरा साइफन, चौथा समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग, पांचवा प्रवेशिका तथा निकासिका। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही लिखना है। हम केवल क्रॉस ड्रेनेज वर्क किस टाइप के होते हैं हमें बस केवल इतना एक्सप्लेन करना है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँगा। जल सेतु या एक्वाडक्ट, जब नहर का तल नदी या नाले के तल से ऊंचा होता है, नहर का तल नदी या नाले के तल से ऊंचा होता है, तो नहर को नाले के ऊपर से ले जाता है, नहर को नाले के ऊपर से गुजार दिया जाता है। ऐसी संरचना को जल सेतु या एक्वाडक्ट कहते हैं। तो जब हमारी नहर नदी या नाले के ऊपर से बहती है तो इसे एक्वाडक्ट कहेंगे। ऊर्ध्वलंघक या सुपर पैसेज, जब नहर का तल नदी या नाले के तल से नीचा होता है तो नहर को नदी या नाले के नीचे से ले जाया जाता है। ऐसी निर्माण संरचना को ऊर्ध्वलंघक या सुपर पैसेज कहा जाता है। मतलब कि जब हमारी नहर नदी अथवा नाले के नीचे से बहती है तो इसे सुपर पैसेज कहेंगे। तीसरा है साइफन, जब नहर तथा नाले के आधार तलों में अंतर बहुत कम होता है तो नहर के तल को कुछ नीचे गिराकर पुनः ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार नहर एक उल्टे साइफन की भांति नदी को पार करती है। ऐसी संरचना को साइफन कहते हैं। तो साइफन किस कंडीशन में बनेगा? जब नहर तथा नाले के आधार तलों में अंतर बहुत कम होगा, तो नहर को के तल को कुछ नीचे गिराकर फिर से ऊपर उठा लिया जाता है। ऐसी कंडीशन में साइफन का निर्माण होगा। समतल पारक, जब नहर व नाला दोनों समान तल पर होते हैं, ऐसी स्थिति में जो निर्माण किया जाता है उसे समतल पारक कहते हैं। आखिरी है प्रवेशिका तथा निकासिका। इनलेट या आउटलेट, किसी छोटे नाले को नहर में मिलाने हेतु प्रवेशिका तथा जल को नहर से बाहर निकालने हेतु निकासिका आउटलेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण तथा उपचार, कॉजेस ऑफ फेलर ऑफ अर्थन डैम्स एंड इट्स रेमेडीज। तो मृदा बांध किस प्रकार से नष्ट होते हैं और उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं, इसके बारे में पूछा है।
तो मृदा बांधों के नष्ट होने के कारण तथा उपचार निम्नलिखित हैं। हम इसके कई आंसर लिख सकते थे, लेकिन हमें बहुत कम ही लिखना है। 5 से 6 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो पहला कारण क्या है? बाढ़ के समय पानी का ऊपर से निकल जाना। हमने इसको केवल पॉइंट्स बनाया है, लेकिन इस पॉइंट के बाद भी आप इसे एक्सप्लेन करेंगे पूरी लाइन को लिखकर। लेकिन मैंने केवल छोटे पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको केवल समझ में आ जाए और आप इसे जल्दी से जल्दी अपने मन में ठीक करके इसे अपने मन में याद कर सकें। तो पहला कारण है बाढ़ के समय पानी का ऊपर से निकल जाना। इसका उपचार क्या करेंगे? फ्री बोर्ड या मुक्तांतर को अधिक रखना चाहिए। जब फ्री बोर्ड ज़्यादा होगा तो बाढ़ का पानी ज़्यादा लेवल आने पर भी ऊपर से नहीं निकल पाएगा। अगला है बांध की नींव का असम निस्दन, अनइवन सेटलमेंट। तो बाढ़ की नींव की मिट्टी की कुटाई अनुकूलतम जलांश पर करनी चाहिए तथा स्थिरीकृत मदा का प्रयोग करना चाहिए। स्थिरीकृत मदा मतलब स्टेबलाइज्ड सॉइल। और तीसरा है बांध की नींव का फिसल जाना। बांध की नींव अगर फिसल जाती है तो फिसलने से उसे रोकने के लिए नींव में रोक दीवार या की और कट ऑफ बनाई जाती है। ढाल के विफल होने के कारण जो उसके साइड स्लोप्स हैं, जो ढाल हैं, वो अगर टूट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी बाढ़ विफल हो जाता है, बांध हमारा विफल हो जाता है। उपचार: अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में पर्याप्त ढाल देनी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप होनी चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। इसको एक परफेक्ट एंगल देना चाहिए। पांचवा है भूकंप के कारण बांध की चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। बांध की चौड़ाई को बढ़ा दो और कोर दीवार की मोटाई को अधिक कर दिया जाता है, तो जिससे भूकंप रोधी निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर लाइनिंग के लाभ तथा हानि। तो लाइनिंग हम नहर के साइड स्लोप और बेस पे करते हैं, जिससे नहर खंड थोड़ा मजबूत हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है और जो पानी है उसका थोड़ा बचाव होता है, वो ज़्यादा ज़मीन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। तो लाइनिंग के लाभ व हानि। लाइनिंग के लाभ: इससे रिसन पर नियंत्रण होता है, जलग्रस्तता से बचाव होता है, निस्सरण क्षमता में वृद्धि होती है, कमांड में सुधार होता है, अनुरक्षण व्यय में कमी आती है। हम अगर इसे ध्यान दें तो नहरों से पानी का रिसन नहीं होगा, क्षेत्र जो है वो जलग्रस्तता से बच जाता है, क्योंकि पानी प्रवेश नहीं कर पाता भूमि की पारगम्य परतों में। निस्सरण क्षमता को डिस्चार्ज कहते हैं। जब पानी नहर की लाइनिंग से होकर गुजरता है तो पानी की स्पीड भी बढ़ती है और निस्सरण क्षमता भी बढ़ जाती है। क्षेत्र की कमांड में सुधार होता है, क्योंकि स्तरीकरण या लाइनिंग होने से पानी का प्रवाह तेज होता है और वो अपने टेल तक जा पाता है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। लाइनिंग से हानियाँ क्या क्या हैं? लाइनिंग करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसलिए इसका अधिक निर्माण व्यय होता है। मरम्मत कार्य में कठिनाई होती है। इसके साइडों में वृक्षों को नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उस क्षेत्र में वृक्षों का अभाव होता है। नहर खंड की वृद्धि करने में कठिनाई होती है, क्योंकि नहर की लाइनिंग अगर हमने पत्थर की या कंक्रीट की कर ली और भविष्य में आवश्यकता पड़ी कि नहर को थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए कोई अलग से प्रोविज़न करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ही कठिनाई आती है। मूंगे
या आउटलेट्स की स्थिति को परिवर्तन करने में भी समस्या आती है। कच्ची नहरों में आउटलेट्स हम कहीं भी आसानी से बना लेते हैं, परंतु लाइनिंग की हुई नहर में आउटलेट्स निकालना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। If you have found this video informative, please like, share and subscribe my channel. Thank you.